हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेव फंक्शन और उस वेव फंक्शन के लिए एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जान जाती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन है क्या? जब पार्टिकल का ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट सामने आया तो एक कॉन्फ्रेंस में जैसे ये बताया जा रहा था कि ये पार्टिकल कैन एसोसिएटेड वेव, तो श्रोडिंगर के साथ कोई साइंटिस्ट बैठा था, उसने कहा कि अगर पार्टिकल को हम वेव के रूप में ट्रीट कर सकते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए कोई वेव फंक्शन भी होना चाहिए। तो जिसने श्रोडिंगर से इस बात को डिस्कस किया था वो तो उस बात को भूल गया और श्रोडिंगर ने उस बात को पिकअप किया और उसके ऊपर वर्कआउट किया और उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का उतना ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है जितना F इजिकल टू एम में जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो अपना रोल प्ले करती है, वही ये इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो वेव फंक्शन है क्या? वेव फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, जो एक पार्टिकल के बारे में, उसकी एनर्जी के रिगार्डिंग, मोमेंटम के रिगार्डिंग हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसको हम वेव फंक्शन कहेंगे। जैसे लाइट, कोई वेव ट्रैवल कर रही है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, उसके लिए हम एक फंक्शन ड्राइव करते थे, उसकी इक्वेशन ड्राइव करते थे, वो इक्वेशन रियल होती थी। लेकिन अगर पार्टिकल की वजह से वेव को एसोसिएट हुई है और उसके लिए हमें कोई फंक्शन लिखना है तो वो रियल नेचर का नहीं होगा, वो इमेजिनरी नेचर का होगा। और कॉम्प्लेक्स नेचर का हम कहेंगे तो बेसिकली वो होगा, उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। और वेव फंक्शन जो है ना, वो उसका अपना पर्टिकुलर इटसेल्फ कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो हमें एक यूनिट वॉल्यूम पे बताएगा कि उस किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसका जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो हम कहेंगे ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव फंक्शन विल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर। अगर वो कम है तो उसके होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो वेव फंक्शन को आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं साई आर टी, और ये वेव फंक्शन के लिखने की रिप्रेजेंटेशन है। इसका अपने आप कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हमें बच्चों क्या देगा? प्रोबेबिलिटी देगा। ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इन ए गिवन वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आ जाएगी साई आर टी स्क्वायर इंटू डी वी। ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी। इसको हम पी आर टी कह सकते हैं। आर एट ए पर्टिकुलर पोजिशन एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये मॉडुलस साई जो है, क्योंकि हमने कहा ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ये इस टाइप से होगा बच्चों। जैसे हम इसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जाए तो वो आ जाएगा साई आर टी, दैट इज ए माइनस आयोटा बी। सो वी कैन डिराइव साई स्टार आर टी इंटू साई आर टी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो साई आर टी स्क्वायर जो है दैट इज रियल वैल्यू, यानी हमें इसका मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस इसका रिप्रेजेंट होगा, और वही एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं। अब जो कोई भी वेव फंक्शन हम चूज करते हैं, वो वेव फंक्शन ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक, कुछ कंडीशंस वो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। और वो कंडीशंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप नोट करें इसको। दैट वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर आर पर्टिकुलर टी पे दैट कंसिस्ट ओनली ए सिंगल वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर आर और टी पे देखेंगे तो उस पर्टिकुलर आर और उस पर्टिकुलर टी पर केवल एक ही साई एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, मीन्स
अगर एक बार का पर्टिकुलर टाइम में आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आ जाए फंक्शन में, वो लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे हम जैसे कहते हैं यहाँ से हम चले कंटिन्यूसली, अगर हम ऐसे चलते जा रहे हैं कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो साई है वो फाइनाइट होना चाहिए, दैट मस्ट बी हैव फाइनाइट वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। और साई का जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये बातें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम वेव फंक्शन को लेंगे, तो इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वो वेव फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो सिंगल वैल्यूड है या नहीं है, वो फाइनाइट है या नहीं है। ये तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका डेरिवेटिव भी इस प्रकार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट योर वेव फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन के बिहाफ पे हम सबसे पहले तो एक सिंपलेस्ट वेव फंक्शन लेके चलते हैं, सिंगल एक पार्टिकल का। एक पार्टिकल की सिंगल पार्टिकल अगर कोई वेव एसोसिएट कर रहा है और तो उसके लिए अगर हमें कोई एक वेव फंक्शन डिराइव करना हो तो उस वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं हम एक बार। अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो साई आर टी, इसको हम लिख सकते हैं ए ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये जो वेव फंक्शन आया बच्चों, ये वेव फंक्शन हमारा 3 डायमेंशनल वेव के टाइप हम इसको कह सकते हैं जब भी आर की हम बात कर रहे हैं। अगर इसको हम 1 डायमेंशन में मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए अगर हम चाहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए अगर 1 डायमेंशन में इसको लिखें तो 1 डायमेंशन में आ जाएगा साई एक्स टी ए ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट वेव फंक्शन है और ये बड़ा पूरे जितने भी आगे हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो इस टाइप के वेव फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसको हम यहाँ से इसको ऐसे दिखा सकते हैं, साई ये एक्स टी मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन एक्स पे और किसी टाइम टी पर हमें ये लिखा है, हमें पता होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू अगर हम देखें, क्योंकि ओमेगा और k का कंसेप्ट है, तो यहाँ इसको लिखता हूँ e h अपॉन 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा h कट ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई e बाई एच कट, और इसी प्रकार यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 पाई बाई लेमडा करेंगे इसको, 2 पाई से डिवाइड, 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, h अपॉन 2 पाई बन गया h कट, लेमडा बाई 2 पाई बन गया 1 बाई k, तो यहाँ से k की वैल्यू बन जाएगी h कट बाई p। ये दोनों एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट करते हैं और हमें एक इक्वेशन वेव फंक्शन के लिए मिल जाएगी। वेव फंक्शन इस फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, ए ई रेज टू पावर आयोटा पहले से था, एच कट यहाँ से p बाई एच कट बनेगा बच्चों, ये p बाई एच कट बनेगा, तो p बाई एच कट और इसकी जगह रख देंगे e बाई एच कट, तो एच कट कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर आ जाएगा पी एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन हमारे लिए बन गया है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम एक वेव इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको ये वेव फंक्शन कोई भी किसी पर्टिकुलर प्रकार का कोई पर्टिकुलर वेव फंक्शन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जितने भी आप सॉल्यूशंस निकालेंगे वो सॉल्यूशन हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देंगे, एनर्जी से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड। आप देखिए इस वेव फंक्शन से आप ये कह सकते हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम पे वो वेव फंक्शन हमें उस पार्टिकल के मोमेंटम और उसके एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। या ओमेगा की बजाय ई आ जाएगा बच्चों, ई टी, यानी एनर्जी और मोमेंटम हम उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक वेव फंक्शन की कंडीशन हमें निकल के आ गई है बच्चों। अब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करनी है और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम सबसे पहले निकाल लेंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं पहले ही देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ अगर हम देखें इस इक्वेशन 1 को एक बार आप डिराइव कर लो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करली साई बाई करली टी दैट इज इक्वल टू ए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आइटा बाई एच कट आगे आ जाएगा। आपको बुक्स में कहीं पे ऐसा लिख मिल सकता है ये माइनस आइटा बाई एच कट हो तो ये ई टी माइनस पी एक्स मिलेगा, बस ये डिफरेंस आगे पीछे आपको मिल सकता है। ई रेज टू पावर आइटा बाई एच कट अंदर आ जाएगा बच्चों पी एक्स माइनस ई टी, और माइनस ई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस ई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया माइनस आइटा एच कट माइनस आइटा एच कट ए इंटू दिस फंक्शन वापिस साई एक्स टी बन गया, साई एक्स टी, यहाँ पर भी बच्चों साई एक्स टी होगा, ये बन गया, और साथ में ई आ जाएगा ई। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से इसको उधर ले जाएं तो ई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस आइटा बाई एच कट उधर जाके हो जाएगा माइनस एच बाई एच कट बाई आइटा, एच कट बाई आइटा करली साई डिवाइड बाई करली टी एक्स टी। इसको हम लिख सकते हैं आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच कट आइटा करली साई डिवाइड बाई करली टी, ये एक्स टी। अगर हम ध्यान से देखें जब भी हम ये ऑपरेटर देखो, ये अगर मैं यहाँ लेता हूँ आइटा एच कट करली बाई करली टी, ये हमने अप्लाई कर दिया बच्चों साई एक्स टी पर, और इसको अप्लाई करने से हमें ये मिल गया ई साई एक्स टी, ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है आइटा एच कट करली साई बाई करली टी, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एनर्जी ऑपरेटर, क्योंकि इस ऑपरेटर को जब हम इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, दैट वैल्यू इज एनर्जी वैल्यू। तो यहाँ एक टर्म और मैं एक अलग से टॉपिक करवाने की जरूरत नहीं है, मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ एक फंक्शन हम इसको बोलते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। अगर ऐसा हो, देखिए ऑपरेटर इटसेल्फ उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, अगर मतलब अकेला कोई ऑपरेटर, ऑपरेटर हमेशा किसी न किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाएगा, जैसे डी बाई डी एक्स इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसी प्रकार इंटीग्रेशन वो एक इंटीग्रल ऑपरेटर है, लेकिन किस पे अप्लाई कर रहे हो आप, तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर आइटा एच कट करली बाई करली टी मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई किया, इस पे अप्लाई करने पे हमें वापस वही फंक्शन मिल गया और साथ में एक वैल्यू मिल गई। तो ये जो फंक्शन है ये तो कहलाएगा आइगन फंक्शन, और ये जो वैल्यू है दैट इज आइगन वैल्यू। तो एक ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करने से अगर हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है और वही फंक्शन दोबारा में जाता है, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, और ये कहलाएगा बच्चों उसका ऑपरेटर। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑपरेटर, आइटा एच कट करली बाई करली टी, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। अब यहां से आपसे एक जैसे क्वेश्चन आ गया कि जैसे कोई हमें वैल्यू दे दी y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x, चेक आउट द फंक्शन इज आइगन फंक्शन, फाइंड आउट इट्स आइगन वैल्यू फॉर एन ऑपरेटर, ऑपरेटर दे दिया बच्चों करली बाई करली एक्स। तो इस करली बाई करली एक्स के लिए क्या ये आइगन फंक्शन है, अगर है तो साथ में क्या आइगन वैल्यू ये देगा। तो करली वाई, करली ऑपरेटर मैंने लगाया इस वाई के ऊपर, तो y पे ऑपरेटर लगाएगा तो करली बाई करली x ई रेज टू पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई रेज टू पावर 3x, और 3x का आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 ई रेज टू पावर 3x। ये हमारे पास देखिए ये बन गया 3y, आप इसको साई कह सकते हो, साई x लिख सकते हो। तो ये जो y है दैट इज आइगन फंक्शन, 3 इज द आइगन वैल्यू एंड दिस इज द ऑपरेटर।
तो इस प्रकार से हम ऑपरेटर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। प्लस भी ऑपरेटर है, माइनस भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई भी ऑपरेटर है, डिवीजन भी ऑपरेटर है, देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स। अब हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है बच्चों। देखिए अगर यहाँ आइटा इंटू एच इंटू करली बाई करली टी सिंपल ये ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये पूरा मिलके ही एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन कर रहा है इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका हम दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अब की बार हम इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। तो अब आएगा बच्चे करली साई एक्स टी डिवाइड बाई करली एक्स। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो अब हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ए साथ में आएगा माइनस आइटा एच कट, क्योंकि माइनस पहले किसके रिस्पेक्ट में किया था, हाँ पहले उसके रिस्पेक्ट में, तो प्लस आएगा पी के रिस्पेक्ट में आइटा एच कट इंटू पी ई रेज टू पावर आइटा बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, यहां इसको क्या लिखेंगे, a इंटू दिस फंक्शन अगेन साई एक्स टी, तो यहां आ गया आइटा बाई एच कट इंटू पी करली मीन्स साई ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आइए आप। तो जब इसको आप इधर लेके जाएंगे, आइटा बाई एच कट को उधर लेके जाएंगे तो एच कट बाई आइटा, और एच कट बाई आइटा को लिखेंगे माइनस आइटा बाई एच कट, माइनस आइटा एच कट माइनस आइटा एच कट करली शाई बाई करली एक्स टी। ठीक है, ये बन गया पी शाई एक्स टी। तो जो ये है देखिए ध्यान से, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां बन गया। यहां पर जो वैल्यू है माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स, ये एक ऑपरेटर है जो किस पे अप्लाई हुआ है, साई एक्स टी पर। इसके अप्लाई करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला P, और साथ में क्या मिला बच्चों, साई एक्स टी। ये जो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड मोमेंटम ऑपरेटर, क्योंकि हमें क्या वैल्यू दे रहा है, मोमेंटम की आइगन वैल्यू दे रहा है। दिस इज आइगन फंक्शन, this is eigenvalue. Why this is eigenfunction? Because when we apply a momentum operator on that function, we will get the same function by multiplying by some term p, and there p is momentum. So why it is called momentum operator. Okay, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को। तो अगर मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करता हूँ, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स टी, तो ये क्या देगा बच्चों, यहां से हमें क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा ए साथ में इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो ए को तो बाद में हम ऐसे कैसे लिख देंगे, यही टर्म दोबारा से फिर आ जाएगी, ये आ जाएगा आइटा बाई एच कट, आइटा बाई एच कट माइनस वन बाई एच कट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आइटा इंटू आइटा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर और साई एक्स टी, ये टर्म आ जाएगी। इसको इधर ले आओ, माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, अगेन दिस इज एन ऑपरेटर, व्हेन वी अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन साई एक्स टी, वी विल गेट पी स्क्वायर साई एक्स टी। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर। ये मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर है, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर ऑफ मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है। दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो यहाँ इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू पी स्क्वायर होगी, इसीलिए अलग अलग ऑपरेटर में और अलग अलग फंक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करना, हमने एक इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है जिसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देंगे, और वो एक इतनी कमाल की इक्वेशन होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। टाइम डिपेंडेंट का हम केस कर रहे हैं। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये है, जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड्स अपॉन टाइम। और सबसे पहला को हम जो केस ले रहे हैं वो फोर्स फ्री पार्टिकल का ले रहे हैं। देखिए ध्यान से सुने, टाइम डिपेंडेंट है, मींस पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल की है वो डिपेंड कर रही है फोर्स पे। ठीक है, जो भी एनर्जी है, मींस नॉट पोटेंशियल, जो भी एनर्जी उसके पास है,
और जब फोर्स फ्री पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स फ्री अगर पार्टिकल है, इसके अंदर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब एनर्जी जो भी उसके पास होगी वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे? अब देखो हमें पता है एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अब इसको यहां भी आप एक मोमेंटम से अप्लाई कर दे, एक फंक्शन से मल्टीप्लाई साई एक्स टी, और यहां भी हम सीखते हैं p²/2m साई ऑफ एक्स टी। आप ऐसे देख सकते हो E का ऑपरेटर क्या है, एनर्जी। वेयर इज द एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हमने लिखा हुआ था पहले, E साई एक्स टी को मैं क्या लिख सकता हूं, E साई एक्स टी। E साई एक्स टी को लिख सकता हूं आइटा एच कट करली बाई करली टी साई एक्स टी। ओके, और यहां क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/2m p² साई एक्स टी, ये चला गया उस तरफ, माइनस एच कट स्क्वेयर, माइनस एच कट स्क्वेयर, ये इधर चला गया माइनस एच कट स्क्वेयर, करली स्क्वेयर साई एक्स टी डिवाइड बाई करली ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमें मिल गई बच्चों। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। किसके लिए है ये, फ्री पार्टिकल के लिए। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो बट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल डिपेंड्स ऑन टाइम। यहां पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फ्री पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल फोर्स फ्री पार्टिकल नहीं है, मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। फिर इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, फिर वो देखते हैं हम, व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन। अब फोर्स एक्ट करेगा, मीन्स पार्टिकल हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, देन द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू p²/2m प्लस v। दिस विल बी द टोटल एनर्जी। ओके, और इसको जब हम दिखाएंगे अगेन आइटा एच कट करली बाई करली टी साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ऐसे कैसे है ये, यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी p²/2m प्लस v, और यहां भी साई एक्स टी आ जाएगा p²/2m प्लस v साई एक्स टी। अब p²/2m, p² मोमेंटम ऑपरेटर जो था अपने पास, p², सिंपली p² था, ये था माइनस एच कट स्क्वायर/2m करली स्क्वायर डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस v साई एक्स टी, साई एक्स टी। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन व्हेन द पार्टिकल इज नॉट फ्री, मीन्स हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ये इक्वेशन जो आई है बच्चों, ये इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन है। मान लिया कोई प्रॉब्लम है, पार्टिकल है, कोई बॉक्स में पार्टिकल है, उस पार्टिकल बॉक्स के हमें फाइंड आउट करने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, एनर्जीज की, मोमेंटम क्या होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस पार्टिकल का एक वेव फंक्शन डिस्क्राइब करना होगा। उस वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करके, जो वेव फंक्शन हमारे पास आया है, उस वेव फंक्शन को जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो हमें वहां से उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, और उन सॉल्यूशन से ही हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स और मोमेंटम स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये वही रोल प्ले करेगी जैसे क्लासिकल फिजिक्स में F = m या न्यूटन्स लॉ का जो सेकेंड लॉ का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, वो जो इक्वेशन रोल प्ले करती है, वही इक्वेशन ये रोल प्ले करेगी क्वांटम मैकेनिक्स में। अब अगर टाइम इंडिपेंडेंट निकालनी है इक्वेशन, तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या आएगी, हाउ वी कैन गेट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, जब टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में जो साई एक्स टी होगा बच्चों, साई एक्स टी होगा, दैट मस्ट बी द प्रोडक्ट, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ux इंटू, या हम ऐसे कह सकते हैं फाई एक्स इंटू यू टी। टाइम इंडिपेंडेंट में देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब ये है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विल बी टाइम इंडिपेंडेंट। मींस हम जो वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, टू फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं उसको। उसका एक फंक्शन ऐसा होगा जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और एक फंक्शन ऐसा होगा जो टाइम पे डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को यूज करके हम सारे के सारे ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पुट करके बच्चों, और वहां पर हम टाइम
इंडिपेंडेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना? टाइम इंडिपेंडेंट का मीन्स पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी एनर्जी जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। और अगर एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है उस केस में हम जो हमारा वेव फंक्शन है उसको हम दो ऐसे वेव फंक्शन के रूप में मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो एक फंक्शन उसमें से पोजीशन डिपेंडेंट है और एक क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें करली साई बाई करली एक्स, करली साई बाई करली एक्स चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं करली साई बाई करली एक्स निकाल रहा हूं इसका मतलब टी फिक्स है, तो यू टी फिक्स रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन आ जाए करली फाई बाई करली एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यू ऑफ टी, ये तो टाइम डिपेंडेंट है, करली स्क्वायर फाई डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको देखें करली साई एक्स टी। अब इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये मिलेगा अब की बार जो फाई एक्स है बच्चों वो एज इट इज और करली यू टी बाई करली टी हम लिख सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हमने इसको अलग अलग किया है, अब इनकी वैल्यू हमें देखो करली स्क्वायर करली साई बाई करली एक्स अगर कोई वैल्यू जरूरत है, या करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू की हमें जरूरत है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में आ जाए बल्कि बेशक से ये इसकी जगह करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हम पुट करेंगे यू टी करली स्क्वायर बाई करली फाई स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या वैल्यू पुट करोगे, यहाँ हमें करली साई बाई करली टी मिला यू टी करली फाई बाई करली एक्स, यानी इसको इस इक्वेशन को ई इंटू साई एक्स टी लिख सकता हूं मैं। ई की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से एक वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो इस पूरे के पूरी सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करने पर हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है, मैं एक बार वो फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, जो इसको सोल्व आउट करने पर हमें मिलेगी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में, वो आएगी बच्चों। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, करली स्क्वायर फाई डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर, आगे आएगा इसमें प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर e माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। और ये केवल एक ही फाई फंक्शन है और केवल पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है नहीं है, तो इसको आप डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर e माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हमारे जो पर्टिकुलर सिलेबस है फिजिक्स, जो फाइनल ईयर का जो सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें बच्चों यही जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दो बातें यहाँ पर निकल के आई है बच्चों, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी दे दिया और आपसे पूछा गया इज इट एनर्जी ऑपरेटर और सॉरी फॉर द y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, कोई फंक्शन या ऑपरेटर दे दिया आइटा एच कट करली वाई करली टी, आइटा एच कट करली वाई करली टी जो हमने पहले निकाला था, क्या वो उस साइन ओमेगा टी के लिए एनर्जी ऑपरेटर है या नहीं है, वो आप चेक करके देखना। इसी प्रकार y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा टी, कोई वैल्यू दे दी आपको ई रेज टू पावर ओमेगा टी, ओमेगा को आप लिख सकते हो ई बाई एच कट, तो क्या वो आइटा एच कट करली बाई करली एक्स के लिए मोमेंटम ऑपरेटर है या नहीं है, एनर्जी ऑपरेटर है या नहीं है, दोनों आप वहां से चेक कर सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। ओके, क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कंसेप्ट। इसमें एक दो बात अगर और देखें हम, कुछ मेन पॉइंट्स अगर रहता होगा देख लेते हैं एक बार। ये लगभग हमारा पूरा हो गया है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा नेक्स्ट जो उसमें लेक्चर में हम करेंगे, वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, और दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, probability current density, what is probability current density, and the one or the more function is expectation values. देखिए, there are two main terms which are
mainly used in quantum mechanics. One is observable and other is variable. What do you mean by observable and variable? किसी भी फिजिकल कंसेप्ट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसी न किसी सिस्टम को हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स को जो हम देख रहे हैं, उस पार्टिकल को डिस्कस कर स्टडी कर रहे हैं, तो जो सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पार्टिकल और दैट सिस्टम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अब मान लिया हम एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं और हमने उसकी एनर्जी मेजर करनी है या हमने उसका मोमेंटम मेजर करना है, दैट आर कॉल्ड ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स जो हैं क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में आमतौर पर जो ऑब्जर्वेबल होते हैं बच्चों, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। आमतौर पर जब हम उसको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, जब हम उनको इवन ऑब्जर्व करते करते भी हम क्या है कि उनकी वैल्यू पर्टिकुलर लगातार चेंज होती रहेगी, इसीलिए उनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, उन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल्स को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। अब अगर वो वेरिएबल्स हैं तो लगातार टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इतने से इतने रीजन में पॉसिबिलिटी है उनके होने की, तो फिर हमें उनको उनका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फर्स्ट वन। सेकंड वन हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल फंक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है नॉर्मलाइज करने की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी। तो इस दो टॉपिक से हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कवर हो जाएगा।